Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies Unit 4th Module 4th Performance Planning and Measuring Performance. Today we will discuss lecture number 27. In lecture number 27 we will discuss classification of performance measures. Basically किसी भी एम्प्लॉय की या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेस पर उसकी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट किया जाता है। उन्हीं क्राइटेरियाज को ही हम परफॉर्मेंस मेजर्स बोलते हैं। तो किसी से जो एक्सपेक्टेशंस की गई हैं वो उसने उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल किया या नहीं किया, तो ये हमें कुछ क्राइटेरिया से पता चलेगा। जैसे कि किसी का हमने टारगेट 30 सेल्स पर मंथ का रखा था, तो ये जो 30 सेल्स पर मंथ है ये क्राइटेरिया है। तो अगर किसी ने उससे ज़्यादा सेल की है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी, उससे कम सेल की है तो उसकी परफॉर्मेंस पुअर मानी जाएगी। तो जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का प्रोसेस है उसमें नंबर ऑफ क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें हम परफॉर्मेंस मेजर्स बोलते हैं। तो क्राइटेरियाज कौन कौन से, उन्हीं को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, इनपुट मेजर्स। जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस देने के लिए जो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे या जो टास्क कंप्लीट करनी पड़ेगी, उनका जो क्राइटेरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट मेजर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 मीटर रेस में फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए डेली 3 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये क्या है, इनपुट मेजर्स है। बोर्ड्स के एग्जाम में मेरिट लाने के लिए डेली 4 आवर्स स्टडी करनी पड़ेगी, तो ये क्या है, इनपुट मेजर्स हैं। 300 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करने के लिए डेली 8 आवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी, तो ये क्या है, इनपुट मेजर्स हैं। तो अगर इनपुट मेजर्स इफेक्टिव होंगे, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट मिलेगा, वो मोटिवेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट मेजर्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, टाइमलीनेस। कई बार जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क होती हैं उनमें जो मेजर्स होते हैं वो टाइम रिलेटेड होते हैं। जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो रेलवे पुल बना रहा है, तो उसमें उसे 3 साल का टाइम दिया गया है, तो ये जो मेजर है टाइमलीनेस से रिलेटेड है। अगर वो 3 साल तक पुल बना देता है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी, और अगर वो 3 साल तक पुल नहीं बना पाता है, 5 साल 6 साल हो जाते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस पुअर मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, रिजल्ट एंड आउटपुट। तो ये सबसे एक्सेप्टेबल और विजिबल मेजर होते हैं परफॉर्मेंस का, रिजल्ट या आउटपुट। जैसे कि किसी के एग्जाम में 95% मार्क्स आए तो ये रिजल्ट एंड आउटपुट मेजर हैं। किसी प्लांट ने पर मंथ 300 यूनिट्स प्रोड्यूस की, तो ये रिजल्ट और आउटपुट प्रोड्यूस है। कोई एथलीट है, उसने 10 सेकंड में 100 मीटर रेस कंप्लीट की, तो ये रिजल्ट एंड आउटपुट मेजर है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फोकस एज ए मेजर। तो परफॉर्मेंस का एक फोकस मेजर भी होता है, क्योंकि अगर किसी भी एम्प्लॉय की उस जॉब से रिलेटेड फोकस शिफ्ट हो जाती है तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। जैसे कि कोई क्रिकेटर है, अगर वो अपनी बैटिंग पर फोकस नहीं कर पाता है तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। अगर कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्स पर फोकस नहीं कर पाता है तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। कोई अगर एथलीट है, वो प्रैक्टिस अच्छी नहीं करता है, ट्रेनिंग पर फोकस नहीं करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो परफॉर्मेंस भी एज ए फोकस भी मेजर की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटी। वो क्राइटेरिया जिसको हम न्यूमेरिक टर्म में काउंट कर सकते हैं, तो वो कौन से मेजर होते हैं, क्वांटिटी मेजर होते हैं। तो द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस प्रोसेस्ड और सोल्ड इज ए गुड ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे कि 300 यूनिट पर मंथ प्रोड्यूस की, तो ये क्वांटिटेटिव या क्वांटिटी मेजर है। 30 सेल्स पर मंथ की, तो ये क्वांटिटी मेजर है। नेक्स्ट क्या आएगा, क्वालिटी। क्वांटिटी मेजर के साथ क्वालिटी मेजर भी होते हैं। तो क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म कैन बी मेजर्ड बाय सर्वल मीन्स। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव ने 30 सेल्स करने के लिए 50 मीटिंग्स की, और दूसरे सेल्स एग्जीक्यूटिव ने भी 30 सेल्स करने के लिए 60 मीटिंग्स की, तो दोनों की क्वांटिटी मेजर तो सेम आ रहा है, लेकिन एक ने 50 मीटिंग्स में 30 सेल की, दूसरे ने 60 मीटिंग्स में 30 सेल की। तो इट मीन्स जो सेल्समैनशिप की क्वालिटी है वो उस एम्प्लॉय में ज़्यादा है जिसने 50 मीटिंग्स में 30 सेल्स की हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। 2 यूनिट हैं, दोनों ने 300 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो दोनों के क्वांटिटी मेजर्स तो सेम है, लेकिन एक ने कोई डिफेक्ट नहीं किया, दूसरे ने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में डिफेक्ट कर दिए, तो जो क्वालिटी है उसकी अच्छी मानी जाएगी जिसने कोई भी डिफेक्ट नहीं किए। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस।
प्रोडक्शन इज इक्वल टू आउटपुट ऑब्लिक इनपुट। तो जो बजट ओरिएंटेड टास्क होती हैं, जैसे कि किसी ब्रांच को 10 लाख का बजट मिला था एडवर्टाइजमेंट का, लेकिन उसने 13 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मानी जाएगी। दूसरी ब्रांच को भी 10 लाख का बजट मिला था, उसने 9 लाख या 10 लाख रुपए ही खर्च किए हैं और उतनी ही सेल की है जितनी 13 लाख रुपए जिसने खर्च कर कर सेल की थी। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस उसकी ज़्यादा मानी जाएगी जिसने 10 लाख की एडवर्टाइजमेंट में उतनी ही सेल की जिसने 13 लाख की एडवर्टाइजमेंट में सेल की। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट इफेक्टिवनेस बोलते हैं। किसी प्रोजेक्ट का बजट 50 लाख रुपए का था, तो एक डिपार्टमेंट ने या एक प्रोजेक्ट टीम ने उसको 50 लाख के अंदर ही फिनिश कर दिया, तो उनकी परफॉर्मेंस गुड मानी जाएगी। दूसरी प्रोजेक्ट टीम को जो टास्क मिली थी उसका बजट 60 लाख था, लेकिन उसने 1 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर दिए, तो उनकी परफॉर्मेंस पुअर मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है? एडहेरेंस टू पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है जर्नल गाइडलाइंस, जो कि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को डायरेक्ट करती है। तो आप ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इससे भी परफॉर्मेंस मेजर होती है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट रिटर्न की पॉलिसी है कि प्रोडक्ट परचेजिंग के 7 डेज के अंदर कस्टमर उसे रिटर्न कर सकता है, तो अगर कोई शॉप फ्लोर मैनेजर है या रिटेल आउटलेट का मैनेजर है, वो इस पॉलिसी को फॉलो करता है और जो 7 दिन से पहले क्लेम करते हैं उनको रिटर्न दे देता है, जो 7 दिन के बाद करते हैं उनको रिटर्न नहीं देता है, इट मीन्स वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है क्योंकि वो पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। और दूसरा स्टोर मैनेजर अपनी मर्जी से कई बार तो 2 दिन बाद वाले को ही मना कर देता है और कई बार 10 दिन की जिसकी सेल हो चुकी है उसको भी रिटर्न दे देता है। इट मीन्स वो पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें मोबाइल फ़ोन सबके स्विच ऑफ रहने चाहिए। तो अगर सभी एम्प्लॉयज़ के मीटिंग में मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रहते हैं तो इट मीन्स सबकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन कोई एक एम्प्लॉय है हमेशा उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन रहता है, इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसकी परफॉर्मेंस पुअर मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है? क्रिएटिविटी। कई बार कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्रिएटिविटी के बेस पर मेजर की जाती है कि वो कितना क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं। जैसे कि कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा कि उन्होंने कितना क्रिएटिव कंटेंट बनाया, कितनी क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। कोई पब्लिशिंग हाउस है, उसके जो पब्लिशर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा कि उन्होंने कंटेंट में कितनी क्रिएटिविटी लिखी है। कोई कंपनी है जो कि पेंटिंग सेल करती है, तो उसके जो पेंटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा कि उन्होंने पेंटिंग में कितनी क्रिएटिविटी यूज की है। इसके अलावा जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा कि उन्होंने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, मार्केट शेयर को इन्हांस करने के लिए कौन कौन से क्रिएटिव मेथड्स को यूज किया है। नेक्स्ट क्या है? एब्सेंटिज्म या टार्डीनेस। एम्प्लॉय है अगर एब्सेंट रहेगा तो वो अपनी जॉब पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा और उसको देखकर जो दूसरे और एम्प्लॉयज़ हैं उन पर भी एडवर्सली इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एक एब्सेंटिज्म भी क्या है? परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इंडिकेटर है कि किसी भी स्टूडेंट की जो एब्सेंट है वो 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी जो प्रेजेंट है वो 75% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये उनकी परफॉर्मेंस का एक क्या है? क्राइटेरिया है। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस में, कई डिपार्टमेंट्स में एब्सेंटिज्म को भी एक परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया माना जाता है। कोई एक एम्प्लॉय है वो बगैर बताए बार बार अपनी जॉब से एब्सेंट रहता है तो उसकी परफॉर्मेंस पुअर मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है? गॉसिप एंड अदर पर्सनल हैबिट्स। ये वैसे तो परफॉर्मेंस रिलेटेड मेजर नहीं देखते, लेकिन कुछ पर्सनल हैबिट्स ऐसी होती हैं जो कि परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है वो अपनी टास्क कंप्लीट करने के बाद है अपने कलीग्स के पास जाकर गॉसिप करता है, ना खुद काम करता है ना उसे काम करने देता है, तो इससे उसकी भी परफॉर्मेंस पुअर हो रही है और जिस एम्प्लॉय के साथ वो गॉसिप कर रहा है वो भी अपना काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा किसी की कोई पर्सनल हैबिट है कि वो ऑफिस में नेट सर्व करते हुए वो फ्लिपकार्ट, अमेजन के थ्रू परचेजिंग कर रहा है, पर्सनल मेल्स भेज रहा है, अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर चैटिंग कर रहा है या फिर अपने फ्रेंड से कॉल कर रहा है और 8 घंटे में से 2-3 घंटे डेली वो इसी में ही वेस्ट कर देता है, तो इससे उसकी परफॉर्मेंस पर क्या पड़ता है? एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये भी एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट का क्राइटेरिया। और लास्ट क्या है? पर्सनल अपीयरेंस या ग्रूमिंग। कई एम्प्लॉयज़ को
ये पता होता है कि कैसे वर्क पर ड्रेस पहननी चाहिए, कईयों को नहीं पता होता। तो कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको ये बताना पड़ता है, क्योंकि आपकी पर्सनल अपीयरेंस और ग्रूमिंग से ही आपका कॉन्फिडेंस आता है और आप दूसरे पर्सन को इम्प्रेस कर पाते हो। तो अगर आपकी अपीयरेंस इनअप्रोप्रिएट है, आपकी ग्रूमिंग प्रॉपर नहीं है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है वो मार्केट में ख़राब होती है। जैसे कि कोई कस्टमर सर्विस में है, उसने प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी, जीन्स टी शर्ट में आ रहा है, तो उससे उसकी रिलायबिलिटी है वो डाउन होगी और इससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वजह से पर्सनल अपीयरेंस या ग्रूमिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉपर यूनिफॉर्म है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही होना चाहिए। तो जो एम्प्लॉयज़ प्रॉपर यूनिफॉर्म में आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी, और जो एम्प्लॉयज़ प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे उनकी परफॉर्मेंस पुअर मानी जाएगी। एक मैट्रिक्स है जिसमें परफॉर्मेंस मीजर्स हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पर हैं और इनपुट और आउटपुट के बेस पर। तो अगर परफॉर्मेंस मीजरमेंट क्वांटिटी है और इनपुट है, तो क्या एग्जांपल होगा, हाउ मच सर्विस डिड वी डिलीवर, हमें कितनी सर्विस डिलीवर करनी चाहिए, क्योंकि अभी की नहीं है, करनी चाहिए, तो ये इनपुट होगा, और कितनी करनी चाहिए तो ये क्वांटिटी भी होगा। और क्वालिटी और इनपुट के बेस पर होगा हाउ वेल डिड वी डिलीवर सर्विस, कि हम कितने अच्छे तरीके से अपनी सर्विस को डिलीवर करेंगे। इसी तरीके से क्वांटिटी और आउटपुट में क्या होगा, हाउ मच डिड वी प्रोड्यूस, हमने कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, तो ये आउटपुट भी है और इसको हम न्यूमेरिक टर्म में मेजर कर सकते हैं, तो एक क्वांटिटी भी है। और क्वालिटी और आउटपुट से रिलेटेड क्या होगा, हाउ गुड वर आवर प्रोडक्ट्स, कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने अच्छे थे, तो एक क्वालिटी है और आउटपुट है। तो इसी के साथ ही आपका ये एक टॉपिक था क्लासिफिकेशंस ऑफ परफॉर्मेंस मीजर्स, जिसमें हमने इनपुट मीजर्स, टाइमलीनेस, रिजल्ट एंड आउटपुट, फोकस एज ए मीजर, क्वांटिटी, क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एडहेरेंस टू पॉलिसी, क्रिएटिविटी, एब्सेंटिज्म या टैर्डीनेस, गॉसिप एंड अदर पर्सनल हैबिट्स और पर्सनल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग को डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।